नमस्कार, मैं डॉक्टर AR राजहंस और आज हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर। प्रथम विश्व युद्ध न सिर्फ अकादमिक परीक्षाओं में बल्कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षाओं का भी एक अनिवार्य अंग है। आज हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो इतिहास में इसे टोटल वार के रूप में जाना जाता है, अर्थात एक सर्वांगिक युद्ध के रूप में इसकी पहचान है। अपने विस्तार स्वरूप और परिणामों के दृष्टिकोण से प्रथम विश्व युद्ध अपने से पूर्व लड़े गए युद्धों से भिन्न था। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों को अपने अंदर समाहित किए था और किसी न किसी रूप में वो देश इसमें शामिल थे। इसकी विभीषिका का अनुमान सहज ही इससे लगाया जा सकता है कि इससे पूर्व जितने भी युद्ध हुए उसमें सिर्फ देशों की सेनाओं की क्षति होती थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने संपूर्ण मानवता को प्रभावित किया और इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र के माध्यम से जो विनाशकारी परिणाम हमको देखने को मिलते हैं, उस भीषण नरसंहार में युद्धरत देश के सैनिकों के अलावा बहुत बड़ी संख्या में नागरिक भी मारे गए। इसके अलावा यह युद्ध जब समाप्त होता है तो जाते जाते महामारियों को छोड़ के जाता है और ऐसा अध्ययन में सामने आया कि जितने लोग इस युद्ध के दौरान नहीं मारे गए उससे कहीं ज्यादा संख्या महामारियों के बाद मरने वाले लोगों की थी। साथ साथ इसने राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर भी कुठाराघात किया, पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। यहां तक कि जो वैश्विक आर्थिक मंदी है वो कहीं न कहीं इस युद्ध का एक परिणाम थी, इस युद्ध का एक रिजल्ट थी। अगर प्रथम विश्व युद्ध के तिथि की बात करें तो 28 जुलाई 1913 को यह आरंभ होता है और 11 नवंबर 1918 अर्थात इसका कार्यकाल 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक तकरीबन है। और यह युद्ध जो मानवता के इतिहास में एक विभत्स युद्ध सिद्ध हुआ, वास्तव में देखा जाए तो ये साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य औपनिवेशिक जो बंटवारा है उसकी छीना झपटी को लेके हुआ। इस युद्ध के अनेक कारण थे, ये अचानक से उत्पन्न हुआ कोई युद्ध नहीं था। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन ऐसे कारण हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की बात करें तो सबसे पहला बिंदु जो हमारे सम्मुख आता है वो है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। आपको बताता चलूं कि इस समय यूरोप में उपनिवेशवाद का दौर चल रहा था। यूरोप की अनेक शक्तियां, विशेष रूप से 6 शक्तियां, वो विश्व के अनेक भागों में, जिसमें एशिया और अफ्रीका का क्षेत्र भी था, वहां पर अपनी अपनी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रही थीं और काफी हद तक कर चुकी थीं। लेकिन इसमें 2 राष्ट्र अभी शामिल नहीं हुए थे, एक इटली और एक जर्मनी, क्योंकि इटली और जर्मनी का एकीकरण ही थोड़ा विलंब से होता है। और जब इटली और जर्मनी अपने एकीकरण के बाद अपनी आंतरिक नीतियों में परिवर्तन करते हैं और इस औपनिवेशिक दौड़ में शामिल होते हैं, तब तक एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों के अधिकांश भाग पर अन्य राष्ट्रों का कब्जा हो चुका था। ऐसी कंडीशन में आप इसको यूं समझें कि कहीं पर कोई खजाना रखा है और उस खजाने को लूटने के लिए दौड़ शुरू होती है। उस दौड़ में सभी लोग एक साथ दौड़ते हैं, जो पहुंचता है जहां जितना अपने हिस्से का धन लेता है और वहां पर फिर कोई धन शेष नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में 2 ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र जो उस धन को पाने के लिए बाद में दौड़ लगाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहां से धन समाप्त हो गया है, तो वो जिसके जिसके हाथ में धन देखते हैं उससे छीनने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही परिस्थितियां थी उपनिवेशों को लेकर यूरोपीय राष्ट्रों और बाद में पहुंचे जर्मनी और इटली के लिए। जब जर्मनी और इटली पहुंचते हैं उपनिवेशों पर कब्जा करने के लिए, तो वहां पर
अधिकांश उपनिवेश किसी न किसी यूरोपीय राष्ट्र के कब्जे में थे। ऐसी स्थिति में जर्मनी और इटली दूसरे देशों से उपनिवेशों को छीनने की कोशिश करते हैं और ऐसी परिस्थिति में एक संघर्ष का जन्म होता है जो कहीं न कहीं एक तनाव को जन्म देता है और हमें कह सकते हैं कि यही साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा एक कारण बन के उभरती है विश्व युद्ध की। हालांकि जर्मनी और इटली का एकीकरण जब होता है तो शुरुआत में जर्मनी में वहां के चांसलर बिस्मार्क थे। ऐसा नहीं था कि जर्मनी ने एकीकरण के तुरंत बाद से ही इस साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, बल्कि बिस्मार्क एक सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। वो जानते थे कि तुरंत जर्मनी इस स्थिति में नहीं है कि वो इस साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हो सके, तो उन्होंने खुद को इस साम्राज्यवादी विस्तार की नीति से अलग रखा। लेकिन 1890 ईस्वी तक जाते जाते जब वो पद त्याग करते हैं और उसके बाद जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, वहां पर कैसर विलियम जैसे ही वहां के चांसलर बनते हैं, तो चांसलर बनते ही वो घोषणा करते हैं, जिनकी घोषणा के इस सेंटेंस में, इस कथन में हम उनकी स्पष्ट नीति को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी को भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए। इसका मतलब था कि जर्मनी भी अब साम्राज्यवाद की दौड़ में अपने आप को एक प्रबल दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर चुका था, क्योंकि जर्मनी को भी उद्योगों को चलाने के लिए उपनिवेश चाहिए थे। जर्मनी को भी इस लालसा ने इस दौड़ में शामिल कर दिया। ऐसा ही कुछ इटली के साथ भी हुआ और वो भी इस दौड़ में शामिल हो जाता है। ऐसी ही प्रतिक्रिया और ऐसी ही एक होड़ हमको बाल्कन क्षेत्र में भी देखने को मिलती है, जहां पर रूस और ऑस्ट्रिया, ये दो ऐसे देश थे जो अपने अपने अधिकार को यहां पाने के लिए लालायित थे, जबकि यहां पर बाल्कन क्षेत्र में उस समय तुर्की का अधिकार था और तुर्की के अधिकार को समाप्त करके रूस और ऑस्ट्रिया भी वहां पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इस कारण ऑस्ट्रिया और रूस के बीच भी एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के अनेक देश ढेर सारा उत्पादन लेकर टहल रहे थे और उनको आवश्यकता थी बाजार की, और बाजार को उन्होंने देखा इन उपनिवेशों के अंदर, क्योंकि उन्हें यह आवश्यकता इस साम्राज्यवादी प्रसार की तरफ जाने पर मजबूर कर दी कि हम इन उपनिवेशों का इस्तेमाल बाजार के रूप में भी कर सकते हैं और अपने देशों में औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो अत्यधिक उत्पादन है उसको हम इन उपनिवेशों में खपा सकते हैं। कुल मिलाकर जो भी कारण ये सब थे, इनको एकत्र करके हम देखते हैं कि उस पूरे रीजन में एक प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है और उस प्रतिस्पर्धा ने तनाव को जन्म दे रखा था, जो कि कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बनकर उभरती है। दूसरा प्रमुख बिंदु है कूटनीतिक संधियां। कूटनीतिक संधियों ने यूरोप का विभाजन दो भागों में कर रखा था। इस समय समस्त यूरोप दो भागों में विभाजित हो गया था। अगर हम थोड़ा पहले चलें तो जर्मनी का जो चांसलर था बिस्मार्क, उसने 1871 में जर्मनी के एकीकरण के क्रम में ही अपने पड़ोसी राष्ट्र फ्रांस से उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अल्सास लॉरेन का क्षेत्र उसको छीन लिया था और फ्रांस को अल्सास लॉरेन के छीनने की वजह से एक तकलीफ थी। जर्मनी ने फ्रांस से जब यह क्षेत्र छीना तो जर्मनी को यह भय हमेशा रहता था कि फ्रांस दूसरे राष्ट्रों के साथ संघ बनाकर अपने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को पाने की कोशिश कहीं न कहीं से करेगा और वो जर्मनी से बदला लेगा। इसलिए बिस्मार्क के मन में फ्रांस का जो भय था, उस भय ने बिस्मार्क को प्रेरित किया कि वो यूरोपीय राजनीति में फ्रांस को अलग थलग रखने के लिए कुछ राष्ट्रों के साथ समझौता कर ले। इसको हम यूं समझ सकते हैं
कि जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का कोई सामान छीन लिया तो दूसरे व्यक्ति के मन में अपने सामान के जाने की तकलीफ और पहले के मन में ये भय कि वो मैंने उससे छीन तो लिया लेकिन भविष्य में मुझसे वो अपनी चीज को पाने की कोशिश करेगा, और दोनों ही मजबूत हैं तो दोनों ही अपने अपने पक्ष को और मजबूत करके गुट बनाएंगे और कोशिश करेगा एक अपने खोए हुए क्षेत्र को पाने के लिए, खोई हुई चीज को पाने के लिए, और दूसरा कोशिश करेगा कि जो उसने छीन लिया है वो फिर पाने की अगली सामने वाले दल उसकी कोशिश न करे, इसके लिए वो उस चीज को महफूज रख सके, इसलिए वो भी दल बनाने की कोशिश करेगा। कुछ इसी क्रम में जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों ने अपने अपने पक्षों को मजबूत करने के लिए यूरोप की राजनीति में संधियों का दौर शुरू किया, जिसकी शुरुआत जर्मनी ने की। और जर्मनी ने सबसे पहले, आप देख सकते हैं नक्शे में, ये जर्मनी है, ये जर्मनी है, और जर्मनी ने सबसे पहले, मैं आपको बताऊं, ये जर्मनी है, और जर्मनी ने सबसे पहले अपने 1879 में उसने ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौता किया और ऑस्ट्रिया को अपनी तरफ मिला लिया। इसके बाद 1882 में इटली को भी उसने अपने साथ मिला लिया। ये जर्मनी के नीचे ये इटली है, यहां बगल में छोटी सी जगह में ऑस्ट्रिया है। तो इस प्रकार ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली ये तीनों मिलके एक गुट का निर्माण करते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं, जिसको इतिहास में ट्रिपल अलायंस के नाम जाना जाता है, और इसको त्रिगुट या तीन देशों का गुट भी कहा जाता है। जब जर्मनी ने अपना खेमा मजबूत कर लिया तो फ्रांस भला क्यों पीछे रहता। और आप देखेंगे कि फिर फ्रांस भी एक्टिव होता है, और फ्रांस ने, उसके ऊपर इंग्लैंड है, इसके बाद इधर रूस है, और इन तीन देशों ने मिलके भी प्रतिक्रिया स्वरूप जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के ट्रिपल अलायंस की प्रतिक्रिया के स्वरूप एक त्रिदेशीय मैत्री संघ का निर्माण किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण यूरोप था, ये संपूर्ण यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट में यूरोप, यूके और आपके इंग्लैंड, फ्रांस और रूस हैं। एक गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली हैं। दूसरा प्रमुख बिंदु है सैन्यवाद। सैन्यवाद वास्तव में सैन्यीकरण की प्रक्रिया थी। इस समय हर राष्ट्र सैन्यीकरण करने के लिए लालायित था, और इस सैन्यीकरण का संबंध वास्तव में गुप्त संधियों से डायरेक्ट था, क्योंकि गुप्त संधियों के कारण यूरोप दो गुटों में बंट चुका था, और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार के अविश्वास ने हर एक राष्ट्र को जकड़ रखा था। हर राष्ट्र अपने प्रतिद्वंदी को आशंका की दृष्टि से देखता था, और कहीं न कहीं उसके मन में युद्ध की एक आशंका बैठी हुई थी। औपनिवेशिक विस्तार और उपनिवेशों की रक्षा के लिए भी सैन्य शक्ति का विस्तार आवश्यक था। इसलिए ये दोनों ही कारण, एक दूसरे को आशंका की दृष्टि से देखना और उपनिवेशों के विस्तार और रक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता, तो सैन्यीकरण का कारण थे ही, साथ साथ इसके परिणाम स्वरूप सभी देशों ने अपने यहां अनिवार्य सैनिक सेवा भी लागू कर दी थी। प्रत्येक देश अपनी सैनिक वृद्धि को ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा समझ बैठा था, और इसका परिणाम यह हुआ कि सैनिक शक्तियों में अपार वृद्धि को हर राष्ट्र लालायित रहने लगा। नौसेना के क्षेत्र में इंग्लैंड जहां अब तक अपना एकाधिकार मानता था, उसके सामने जर्मनी जैसा प्रतिद्वंदी उभर कर सामने आ रहा था। फलस्वरूप जर्मनी और इंग्लैंड के बीच नौसेना के क्षेत्र में भी हमको एक सैनिक प्रतिद्वंदिता दिखाई देने लगी। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा था, और यह तो सामान्य बात थी कि सुरक्षा की भावना को सबसे ऊपर रख के सेना का निर्माण किया जाए। लेकिन जब सुरक्षा की भावना की लाइन क्रॉस करके
इसकी जगह भय, संदेह और परस्पर घृणा आ जाए और उसके परिणाम स्वरूप सैन्यीकरण किया जाने लगे तो यह स्थिति घातक थी। और ऐसी ही सिचुएशन हमको दिखाई देती है जिस परिस्थिति ने इस बढ़ते सैन्यवाद के परिणाम स्वरूप यूरोप की राजनीति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। और अब यह विश्वास बढ़ता जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय ये समस्याओं का समाधान केवल सैनिक शक्तियों के बल पर ही संभव है, जो कि कहीं न कहीं वहां की राजनैतिक व्यवस्था के लिए खतरा था। क्योंकि ऐसे माहौल में जो सैन्य अधिकारी थे उनका महत्व इतना अधिक बढ़ गया था कि जो राजनीति के प्रमुख लोग थे या असैनिक अधिकारी थे उन पर ये सैनिक अधिकारी पूरी तरह से हावी हो गए थे। और जब भी कोई संकट पैदा होता था तो ये सैनिक अधिकारी उसका समाधान सिर्फ युद्ध में ही खोजते थे। ऐसे समय में जब पूरे यूरोप में तनाव व्याप्त था, उस समय इस अत्यधिक सैन्यीकरण ने सेना के लोगों को लोकतंत्र के ऊपर वरीयता देकर एक ऐसी दिशा दिखा दी जिसकी परिणति युद्ध थी, न कि शांति। तो हम कह सकते हैं कि सैन्यवाद भी एक प्रमुख कारण था जिसने विश्व युद्ध की तरफ यूरोपीय जनता को ढकेल दिया। इसके बाद अगला बिंदु है उग्र राष्ट्रवाद या विकृत राष्ट्रवाद। यहां उग्र और विकृत शब्द पे हमें गौर करना है। वस्तुतः राष्ट्रवाद एक सकारात्मक अवधारणा है जिसका उदय इटली और जर्मनी के एकीकरण के फलस्वरूप हमको देखने को मिला था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना का जन्म हम देखते हैं, लेकिन यहां तक जो राष्ट्रवाद था वो अपने राष्ट्रीय हित तक सीमित था, जो कि एक सकारात्मक अवधारणा थी। लेकिन 1870 के पश्चात जो राष्ट्रवाद हमें दिखाई देता है उसमें एक प्रकार की उग्रता थी। यहां पर प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र से अपने को सर्वोच्च सिद्ध करने की अंधी दौड़ में शामिल था। जब 1870 में प्रशा से हारकर फ्रांस को अपना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अल्सास लारेन का प्रदेश उससे हाथ धोना पड़ा, तो फ्रांस की जनता ने इसी उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग कर अपने अपमान का बदला लेने के लिए करना शुरू कर दिया। क्योंकि फ्रांस को लगा कि हम इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार इस राष्ट्रीय भावना को संतुष्ट करके कर सकते हैं। यही राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं हमको आगे चलकर बाल्कान के क्षेत्र में भी दिखाई देती है, जिसको एक अन्य पॉइंट में हम अलग से पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का सबसे विकृत रूप यह था कि कुछ जातियां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगीं और अन्य जातियों पर अपनी जातीय श्रेष्ठता की स्थापना करने के क्रम में अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दी। और इसी उग्र राष्ट्रीय भावना ने कहीं न कहीं सैनिक होड़ को जन्म दिया। लोगों ने सैन्य तंत्र को बढ़ावा देने की जो होड़ चली, वो कहीं न कहीं उसके पीछे यही भावना काम कर रही थी। और अतिशय राष्ट्रवाद जो है वो बहुत हद तक प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि जर्मनी की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण यूरोप के दूसरे राष्ट्र भी चिंतित हो गए थे। उन्हें भी किसी तरह से वो पराजित करने का अवसर ढूंढ रहे थे। वास्तव में देशभक्ति तो ठीक है, लेकिन जो यह उग्र राष्ट्रवाद की देशभक्ति है वो एक ऐसी भावना थी जो युद्ध के बल पर ही अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी, जबकि राष्ट्रीय शक्तियां अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहती थीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की दो विरोधी धारणाएं यहाँ एक साथ दिख रहीं, जिनमें टकराव द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ इसकी दिशा को मोड़ देती हैं। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था एसबी फे ने एक बुक लिखी, द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वार। उसमें उन्होंने राष्ट्रवाद, बेसिकली उग्र राष्ट्रवाद को विश्व युद्ध का प्रमुख कारण माना। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जातीय श्रेष्ठता का जो नकारात्मक पहलू था, राष्ट्रवादी श्रेष्ठता का जो उग्र पहलू था, उसने विश्व युद्ध को जन्म देने में कहीं न कहीं महती भूमिका निभाई। अगला बिंदु है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव।
वास्तव में अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछा जाए तो मुझे लगता है कि अगर उस समय आज के जैसे टाइम में संयुक्त राष्ट्र संघ है, वैसे अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती जो मजबूत होती तो शायद यह विश्व युद्ध नहीं होता। क्योंकि आज के समय में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार का विवाद हो तो एक मध्यस्थ की भूमिका होती है। हालिया में भारत और चीन के बीच जो तनाव हुआ उसमें भी शक्तियों ने हस्तक्षेप किया, महाशक्तियों ने हस्तक्षेप किया। भारत पाकिस्तान के डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं महाशक्तियों का हस्तक्षेप था। अन्य जगहों पर भी मध्य एशिया में जो संघर्ष होते हैं उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो मध्यस्थ है वो अगर मजबूत हो, अन्य राष्ट्रों की लामबंदी ठीक से हो, सकारात्मक दिशा में हो, तो किसी भी प्रकार के संघर्ष को टाला जा सकता है। लेकिन उस वक्त हमें इस प्रकार की कोई मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं दिखाई देती है। हालांकि इसके लिए प्रयास हुआ था 1815 में, जब वाटरलू का युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हुई, तो वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की गई थी और उसी का परिणाम था कि यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की स्थापना भी हुई थी। लेकिन यह 1825 तक आते आते यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी और इसके बाद कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं बन पाई जिसके माध्यम से यूरोप के राष्ट्रों में अगर विवाद हो तो उस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान किया जा सके। तो कुल मिलाकर उस समय की जो स्थिति थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अराजकता की स्थिति थी और ऐसी अराजकता की स्थिति में रूस ने जापान के साथ युद्ध किया जिसमें कि उसको अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस का सहयोग मिला। इसी तरह से कुछ दुर्बल राष्ट्रों की दुर्बलता का फायदा उठाकर जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दी। जर्मनी ने बाल्कन क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप किया। ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया हर्जेगोविना को अपने कब्जे में मिलाकर एक संकट उत्पन्न किया गया। बाल्कन क्षेत्र में जो वातावरण था, जो तनावपूर्ण स्थिति थी सर्बिया और ऑस्ट्रिया के मध्य, जिसमें बाद में अन्य राष्ट्र भी आ गए, उसने एक तनाव को जन्म दिया। तो हम कह सकते हैं कि इन सारे तनावों के बीच अगर एक मजबूत मध्यस्थ होता, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती जो उन तनावों को उसी लेवल पर हल कर सकती थी, तो संभवतः हम विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ते। अतः अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव एक मजबूत बिंदु है जिसने विश्व युद्ध की तरफ लोगों को मोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्कन क्षेत्र की जटिलता। वास्तव में जो बाल्कन का क्षेत्र था वो इसे बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है, जिसका कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है। वास्तव में यह दक्षिणी यूरोप का सबसे पूर्वी प्रायद्वीप है। पूरा क्षेत्र जो है वो अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, युगोस्लाविया और रोमानिया इसके कुछ हिस्से हैं और इसको बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता है। और यह इन 6 जो राज्य हैं इनको मिलाकर यह बाल्कन स्टेट बनता है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। इस क्षेत्र में इस समय यह एक राजनीतिक गढ़ बन चुका था, क्योंकि इस क्षेत्र में बेसिकली 2 ऐसे राष्ट्र थे, एक सर्बिया और दूसरा ऑस्ट्रिया, जो इस क्षेत्र में एक संघर्ष को जन्म देते हैं। वास्तव में सर्बिया खुद को स्लाव जाति का संरक्षक मानता था, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रिया जो था वो किसी भी तरह से सर्व आंदोलन को दबाकर उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, क्योंकि यहां पर सर्व जाति रहती थी। उनको दबाकर ऑस्ट्रिया यहां अपना अधिकार काबिज रखना चाहता था, जबकि इन सर्बियों का नेता खुद को, सर्व लोगों का नेता खुद को सर्बिया मानता था, इसलिए वो अपने हिसाब से यहां अपना दावा करता था। यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक ये बात उतने उग्र रूप में सामने नहीं आई थी। लेकिन सर्बिया को पीछे से सपोर्ट मिला रूस का, और रूस की सहायता का आश्वासन पाकर सर्बिया की जो महत्वाकांक्षा है वो और बढ़ गई, उसको शह मिल गया और रूस की पीठ पर फ्रांस और इंग्लैंड सवार हो गए। मतलब पीछे से फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थन भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया भी चुप बैठने वाला नहीं था। ऑस्ट्रिया भी बाल्कन क्षेत्र में अकेले तो युद्ध नहीं करता, अगर उसको पीछे से कुछ राष्ट्रों का समर्थन नहीं मिल जाता
तो जर्मनी और इटली ये दो ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया को बैकअप दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो दो घोड़े कौन कौन, सर्बिया और ऑस्ट्रिया, इनका युद्ध था, जिस पर बाद में घुड़सवार इस युद्ध में शामिल होते चले गए। तो कुल मिलाकर सर्बिया की तरफ हम देखते हैं कि रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, और ऑस्ट्रिया की तरफ जर्मनी और इटली, ये यहाँ भी एक प्रकार की गुटबाजी ने इस छोटे से संघर्ष को बड़ा रूप प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाई। तो बाल्कन क्षेत्र में भी एक जटिल समस्या थी। अगला बिंदु जो हम देखेंगे वो है समाचार पत्रों की भूमिका। बेसिकली समाचार पत्रों की भूमिका हमेशा से इतिहास में महत्वपूर्ण रही है। वो चाहे वैश्विक इतिहास हो, वो चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो भारतवर्ष का, या आज के समय में भी समाचार पत्रों को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, मीडिया को, समाचार पत्रों को। तो इनका रोल हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में चाहे निगेटिव सेंस में, ये दोनों तरफ दिशा को मोड़ सकती हैं। अगर समाचार पत्रों की बात करें तो समाचार पत्रों में उस समय एक दुष्प्रचार किया जा रहा था और युद्ध का एक वातावरण उत्पन्न करने का काम किया जा रहा था, क्योंकि यह राष्ट्रवादी उन्माद का दौर था और उत्तेजना को बढ़ाने में ये समाचार पत्र अपनी महती भूमिका निभा रहे थे। हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की आलोचना इन समाचार पत्रों का मुख्य विषय बनाकर पेश कर रहा था। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में जर्मनी के शासक के खिलाफ जहर उगला जाता था, तो जर्मनी के समाचार पत्र में इंग्लैंड की आलोचना छपती थी। फ्रांस और जर्मनी के समाचार पत्र भी एक दूसरे के अगेंस्ट थे। समाचार पत्रों में जो भी सामग्री छप रही थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कटुतापूर्ण वातावरण का निर्माण कर रही थी, जो कि राष्ट्र के झूठे नारे के प्रभाव में अब तक केवल सैनिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे, यहाँ पर राष्ट्र के झूठे नारे के प्रभाव में आम नागरिक भी एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध के लिए तत्पर दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो यह समाचार पत्रों के माध्यम से उस समय यूरोप में उन्माद फैलाया गया, उग्र राष्ट्रवाद की भावना को अत्यधिक बढ़ाया गया, या हम कहें कि आग में घी डालने का काम जो किया वो इन समाचार पत्रों ने किया। और ये सारी बातें युद्धोन्मुखी थीं, युद्ध की तरफ ले जाने वाली थीं, जो कि वैश्विक राजनीति के लिए ठीक नहीं थी। इसके अलावा एक बिंदु है जर्मन सम्राट जो कैसर विलियम है उसका व्यक्तित्व। जो जर्मन सम्राट कैसर विलियम है वास्तव में वो बहुत हठी और महत्वाकांक्षी किस्म का व्यक्ति था, अत्यंत क्रोधी था, और उसके व्यक्तित्व की इन प्रवृत्तियों ने कहीं ना कहीं जर्मनी को युद्ध में ढकेल दिया, क्योंकि वो सिर्फ जर्मनी को इंग्लैंड पर ही प्रभुत्व स्थापित करके उसकी मंशा शांत नहीं हो रही थी, बल्कि वो पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। और वो खुद कहता था कि यदि उसे इसमें सफलता नहीं मिली तो वो विश्व का सर्वनाश करने के लिए भी तत्पर होगा। इस प्रकार की उग्र धारणा लेकर जर्मनी का सम्राट कैसर विलियम चल रहा था, जो कि जर्मनी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं था। उसके आक्रामक रुख ने इंग्लैंड को तो भयभीत किया ही था, साथ ही साथ वो जिस राह पर चल रहा था उस राह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही उस राह की परिणति थी, और वो था युद्ध। और युद्ध से आपको पता है कि किसी भी राष्ट्र का जो लगातार युद्धों में लीन रहा है उसका उत्थान संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रों में हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख कारण है वो है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण के अंतर्गत जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनका नाम था फर्डिनेंड, और ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की उसी समय 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हो जाती है। बेसिकली यह हत्या उस विश्व युद्ध के
कई कारणों ने जो बारूद के रूप में इकट्ठे थे उसमें चिंगारी का काम किया। इनकी हत्या के बाद चूंकि सर्बिया जो है वो स्लाव आंदोलन का अग्रणी देश था, इसके कारण वो वहां पर अपना प्रभुत्व मानता था और ऑस्ट्रिया के राजकुमार उसी दौरान उस क्षेत्र में अपनी यात्रा करते हैं और स्लाव उग्रवादियों ने वहां पर स्लाव मुक्ति के लिए प्रदर्शन चल रहा था और उसी में ऑस्ट्रिया को आतंकित करने के लिए उन लोगों ने वहां पर उनकी हत्या कर दी। और जब जून 1914 में फर्डिनेंड की हत्या होती है तो ऑस्ट्रिया ने इस हत्या को अपने राष्ट्रीय गौरव पर आघात माना और बदला लेने के लिए बेचैन हो उठा और यही घटना विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण के रूप में हमारे सामने आती है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कुचल देने का निश्चय किया और युवराज की हत्या के लिए पहले उसने सर्बिया को जवाब तलब किया, लेकिन जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। बात यहीं तक नहीं थी, ये गुटबंदी यहां भी इस युद्ध को महायुद्ध में परिवर्तित करने में कामयाब होती है और सर्बिया की मदद के लिए तुरंत रूस आ जाता है बीच में। रूस ने अपनी पूरी सैन्य दल के साथ भागीदारी की, फिर जर्मनी भी बिना बताए बिना शर्त के ऑस्ट्रिया को समर्थन दे दिया। जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो इंग्लैंड को भी अपनी सुरक्षा का खतरा दिखाई पड़ने लगा, उसने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह से इस युद्ध का विस्तार यूरोप के बाहर भी, यहां तक कि एशिया में भी हो गया और एक युद्ध जो कि दो राष्ट्रों के मध्य था एक महायुद्ध में अब परिवर्तित हो चुका था। इसी दौरान इस युद्ध को बीते कुछ वर्ष हुए तब तक एक घटना घटी जब जर्मनी ने अमेरिकी जहाजों को डुबो दिया और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका भी 1917 में इस युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सर्बिया के पक्ष में शामिल हो जाता है और अंततः यह युद्ध एक महायुद्ध में परिणत हो जाता है और 1918 तक चलता है। फिर इस युद्ध में अपार जनधन की हानि होती है, अपार क्षति होती है, विनाशकारी लीला जो हुई वो किसी से छिपी नहीं है और इस तरह से इस प्रथम विश्व युद्ध का विकराल रूप हमें देखने को मिलता है। अंततः पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की जाती है और इस वर्साय की संधि के साथ इस विश्व युद्ध को विराम लगता है या इस विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। आज हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को पढ़ा। वास्तव में युद्ध किसी भी समाज, किसी भी सभ्यता के लिए कभी भी हितकर नहीं होते हैं। युद्ध को वे दिव्य कहते हैं जिन्होंने युद्ध की ज्वाला कभी जानी नहीं। तो इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों को पढ़ने के बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि हाँ, युद्ध ज़रूर जारी रखिए, लेकिन वो युद्ध जारी रहे सत्य का झूठ के खिलाफ, प्रकाश का अंधकार के खिलाफ, जीवन का मृत्यु से, विकारों का अंतरात्मा से, अपराध का कारागार से और आदमी का अहंकार से। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको ये मेरा चैनल, मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।